हाँ जी बेटा, हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना होता है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको प्रियम्बल याद होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जब भी हम कोई भी कानून पढ़ते तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, उसके पीछे उसका ईयर लिखा होता है, जैसे कि BNSS 2023, CPC 1908। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है क्योंकि इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और इसके ऊपर कोई ईयर नहीं है। हालांकि बन गया था, आ गया था 1949 और 1950 में, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई ईयर नहीं लिखे हुए। ये सुप्रीम लॉ कहलाता है। तो जैसे अपन कहते हैं ना कि भैया CRPC जो है हमारा प्रोसीजर लॉ है और CPC हमारा प्रोसीजर लॉ है, BNS हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। तो अपन लॉ को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक प्रोसीजर लॉ होता है, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ना तो प्रोसीजर लॉ है ना ही सब्सटेंटिव लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर कैसी है? तो लिखो कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर कैसी है। तो लिखो ये सुप्रीम लॉ है, ये सुप्रीम लॉ है, ना ये प्रोसीजर लॉ है और ना ही ये सब्सटेंटिव लॉ। दिस इज अ सुप्रीम लॉ, क्योंकि इसका काम क्या है? लॉ बनवाना है। इसका काम क्या है? लॉ में अमेंडमेंट करना है। तो ये सुप्रीम लॉ है। और जो सुप्रीम लॉ होते हैं उसके अंदर जो नंबरिंग होती है उसे बोला जाता है आर्टिकल। आर्टिकल, तो यहाँ पे आर्टिकल है। ठीक वैसे ही हमारा इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं तो उसको पूरे इंटरनेशनल को कंट्रोल करने के लिए भी एक सुप्रीम लॉ है और उस लॉ का नाम है इंटरनेशनल लॉ। तो जब कभी भी आप देखना, कभी आपको पढ़ने का मौका मिला, नेट का एग्जाम देते हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देते हो, तो आप देखना वहाँ पे आपको ना इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ता है और उसके अंदर वो कोडिफाई और अनकोडिफाई दोनों है, यानी थ्योरी बेस भी है और लॉ बेस भी है। तो वहाँ पर भी लॉ में क्या है? आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। तो वो भी सुप्रीम लॉ है। तो इंटरनेशनल लॉ, उस पर भी आर्टिकल वर्ड यूज़ किया गया। ठीक है, ये दो हो गया। अब आता है हमारे पास तीसरा। ये दो तो सुप्रीम लॉ हो गए। तो आपके आएगा मन में, मैडम एक लिमिटेशन एक्ट भी है, ये लीजिए लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पीछे एक शेड्यूल दी गई है। उस शेड्यूल में आर्टिकल 1 से 137 दिए गए। उनको भी आर्टिकल बोला जाता है, बट उसके नाम तीन है। उसको आर्टिकल भी बोलते हैं, उसको आइटम नंबर भी बोलते हैं और उसको सीरीज नंबर भी बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो लिमिटेशन एक्ट भी अपने आप में सुप्रीम लॉ है, क्योंकि जितने भी सिविल केसेस कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं, जितने भी सिविल केसेस कोर्ट में दाखिल किए जाते हैं, उन सब का एक लिमिटेशन पीरियड होता है और वो सब लिमिटेशन पीरियड सिर्फ लिमिटेशन बताती है। तो ये भी सर्वोपरि हो गई, क्योंकि सभी सिविल केसेस के लिए लिमिटेशन जो है वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा? वो लिमिटेशन एक्ट करता है। तो हो गया सर्वोपरि। तो तीन ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आर्टिकल देखने को मिलते हैं। अब आप कहेंगे मैडम आप जुडिशरी की क्लास करा रही हो, इन सब से हमें क्या लेना देना? बिल्कुल आप सही है, लेकिन जब आप लॉ पढ़ने जा रहे हो तो लॉ का नॉलेज भी तो होना चाहिए। कैसे लॉ पढ़ लोगे? नहीं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रटना है, कॉन्स्टिट्यूशन को याद करना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना भी तो पड़ेगा। सिर्फ ऐसा तो नहीं प्री के लिए मैं इतना पढ़ लेती हूँ, मेन के लिए मैं इतना पढ़ लेती हूँ, इंटरव्यू में इतना वो तो हो जाएगा। अरे भैया, जब प्री का कंसेप्ट क्लियर होगा तो प्री क्लियर होगा, फिर माइंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो मेन क्लियर होगा, और जब प्री और माइंड क्लियर तो इंटरव्यू खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम है, नेचर इसका सुप्रीम लॉ है, आर्टिकल वर्ड यूज़ किए गए हैं। आर्टिकल के अंदर सब पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19, क्योंकि ये अपन स्कूल से देखते हैं। आर्टिकल 19 के अंदर क्लोज दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये है आर्टिकल, इनको बोलते हैं क्लोज। ठीक है, ये कोई क्लोज के अंदर भी दिए हुए हैं A, B, C, D, E, F, G, इसे बोलते हैं सब क्लोज। तो क्या हुआ? आर्टिकल, क्लोज एंड सब क्लोज। अगर वही मैं बात करती हूँ आपके BNSS की, तो वहाँ होता है सेक्शन और सबसेक्शन, सेक्शन और सबसेक्शन, और सबसेक्शन के अंदर कुछ होता है तो तब वो उसको बोलते हैं क्लोज। यहाँ पे तीन चलता है, पहले आर्टिकल आता है, फिर क्लोज, फिर सब क्लोज। ठीक है, अब ये सब क्यों सिखा रही हूँ? ये सब तो कॉलेज में ही सिखा दिया जाना चाहिए था, बट पता नहीं कॉलेज में तो वो जितना सिलेबस होता है उतना ही पढ़ाया जाता है, तो ये सब सीखते रहिए। तो ये सब चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। किसी को बताने के लिए भी कोर्ट में वकालत करते हो तो अपने बॉस को पता होना चाहिए कि मेरे जूनियर को सब कुछ आता है, तो आपको प्रायोरिटी भी देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आप जब बोलो तो भी अच्छा लगता है ना, आर्टिकल 91G में ऐसा कहा गया है, आर्टिकल 19 क्लोज 1 के सब क्लोज G में ऐसा बोला गया है कि हम सबको क्या है, राइट टू प्रोफेशन है, हम सबको जो है व्यापार करने का अधिकार होता है। ठीक है, आगे आ जाइए वापस। तो आया आर्टिकल के अंदर क्लोज है, क्लोज के अंदर सब क्लोज आए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे क्या है, किससे मिलके बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्री का आता है,
कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज क्या है, क्योंकि जब अपन हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। तो वैसे मैं आपसे पूछूंगी कि जब आप पढ़ते हो क्या बोलते हैं, अगर इंटरनेशनल लॉ पढ़ूंगी तो उसके भी सोर्सेज दिए हुए हैं, उसके कस्टम्स दे रखे हैं, लेजिस्लेशन दे रखे हैं, लेजिस्लेशन, ठीक है, जजमेंट प्रेसिडेंट दे रखे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज स्टार्ट कहाँ से हुआ। यस सुबी, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज क्या है, और ये आपका क्वेश्चन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्सेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया, पता है आप लोगों को। यस, तो क्या आया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कोई सोच भी नहीं सकता। जबकि आप हिंदू लॉ पढ़ोगे तो हिंदू लॉ का सोर्सेज क्या है, प्राइमरी सोर्सेज थे भाई हमारे, फिर सेकेंडरी सोर्सेज आ गए। प्राइमरी सोर्सेज में आपके टीका, भाष्य, ऋग्वेद, उपनिषद होते थे। मुस्लिम के अंदर जाओगे, प्राइमरी सोर्सेज के आपका कुरान, अहदीस है ना, कयास, वहाँ पे आ जाते इजमा, वो होते हैं। और इसका सोर्सेज क्या, हम भारत के लोग, क्योंकि हम हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहला ही आपका प्री का क्वेश्चन और पहला ही आपका मेन का क्वेश्चन, और वो है आपकी प्रीएम्बल। हिंदी वाले, हम भारत के लोग, तो कौन है सोर्सेस, हम भारत के लोग। तो आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी, हाई जुडिशरी के अंदर 5 नंबर में प्रीएम्बल पूछी जाती है कि प्रीएम्बल से आप क्या समझते हैं। प्रीएम्बल को राइट डाउन कीजिए और साथ ही साथ प्रीएम्बल के एसेंशियल एलिमेंट्स बताइए, और प्रीएम्बल में अब तक क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, और क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो क्वेश्चन लिखिए सुनील सर, क्वेश्चन लिखिए, आप सभी मैन का क्वेश्चन लिखिए। व्हाट डू यू मीन प्रीएम्बल, उद्देशिका से आप क्या समझते हैं, उद्देशिका से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू मीन प्रीएम्बल। क्या हिंदी वाले, क्या भारत संविधान की प्रस्तावना में, क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इंग्लिश वाले, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं, अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं। और आगे लिखिए हिंदी वाले, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग मानी जाती हैं। इज अ प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, इज अ प्रीएम्बल ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में कि प्रीएम्बल को लेके, और छत्तीसगढ़ में आया हुआ भी है। तो हाई जुडिशरी के अंदर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, और हाई जुडिशरी वाले खूब प्रैक्टिकल पढ़ के जाते हैं। एग्जाम में सवाल क्या आया, प्रीएम्बल को लिखिए। अब प्रीएम्बल आप लोगों को याद थी एक जमाने में, कब, जब आप 5th तक की क्लास में थे, या 7th की क्लास में थे, या 8th की क्लास में थे। आफ्टर 8th प्रीएम्बल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, फिर वो एग्जाम में आता तो उस समय आपको गुस्सा आता है, अरे यार ये मुझे याद थी, खास एक बार दोबारा पढ़ लिया होता। क्या कहता है, एक बार दोबारा पढ़ लिया होता। तो आइए आज पढ़ते हैं। सुनील सर अपना बैरक निकालिए और प्रीएम्बल निकालिए, और आप ही पढ़िए। सबसे पहले आप पढ़ेंगे। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रीएम्बल याद कराऊंगी आज के दिन में। निकाला सुनील सर अपने प्रीएम्बल। यस, आपको बिना देखा देख याद है या अभी याद नहीं है? याद नहीं है। कोई नहीं, पहले आज पढ़िए, फिर मैं आपको याद करने का एक ट्रिक सिखाती हूँ। यस, स्टार्ट करें। देख के पढ़ना है अभी, देख कर। स्टार्ट करो, अभी तक बैरक नहीं खोला आपने। ये मैडम निकल गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसको भी 2 मिनट में याद करेंगे, पहले एक इंग्लिश वाले को भी पढ़ा देते फिर। यस सुबी, प्रीएम्बल तुम्हें तो याद होगी अब तो बिना देखा देख बेटा। Yes, ma'am, याद। बोलो। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens
justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of our nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. सुबी ने भी सुनील से क्लास को ज्वाइन करने के बाद याद किया, अभी अपनी रिन्यूअल स्टूडेंट है तो फिक्स है, आपको याद करना। कैसे याद करना? सबसे पहले लाइन आपको याद है बचपन से, हम भारत के लोग। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब इसमें 5 वर्ड याद करने हैं, क्योंकि जो 5 वर्ड्स होते हैं ये हमेशा लाइन से लिखे जाते हैं, अगर ऊपर नीचे करते हैं नंबर काट देते हैं। तो सबसे पहले हम भारत को एक क्या करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहले हमारे क्या ना होना चाहिए, सोवरेन होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर याद है जब आप कॉलेज में थे तो आपने पढ़ा था इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ कहता है कि किसी भी एरिया को, किसी भी टेरिटरी को स्टेट तभी माना जाएगा जब उसकी खुद की सोवेनिटी हो, यानी वो किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वर्ड आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अपन भारत फ्री है, अब अंग्रेजों का राज हम पर नहीं है, मुगलों का भी नहीं है। तो पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर हम सब समाज में रहते हैं तो समाजवादी। फिर इंडिया सभी धर्मों को मानता है, तो क्या हो गया ये, पंथ निरपेक्ष। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। फिर अब हम कैसे हैं, डेमोक्रेटिक हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, हम रिपब्लिक हैं। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, तो क्या आएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। क्योंकि क्या है डेमोक्रेटिक, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। और ये बात किसने की थी, टू द पीपल, बाय द पीपल, किसने कही थी, ऑफ द पीपल, अब्राहम लिंकन ने कही थी। तो वापस आता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, यहाँ पे रहने वाले सिटीजन को क्या क्या मिलेगा, तो उनके समस्त नागरिकों को। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, अभी मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले आता है समाज यानी सोशल। सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सोशलिस्ट, समाज आता है। तो समाज से हम क्या बनते हैं, सामाजिक। समाज आया तो समाज को न्याय देना पड़ेगा। फिर समाज आया तो समाज के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो फिर आया आर्थिक, समाज के लिए खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। और जब पैसा आता है तो क्या स्टार्ट होती है, पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक। तो याद कर लिया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने तरह, क्योंकि 3, समाज को न्याय दो, जो पैसा देता है उसको न्याय दो, और जो पॉलिटिशियन है उसको न्याय दो। तो याद किया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। इंग्लिश वाले जस्टिस। जस्टिस 3 टाइप के हैं प्रियम्बल में, पहला सोशलिस्ट, देन इकोनॉमिक और देन आपका पॉलिटिकल। तो वापस हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को समाज यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने के लिए। खत्म। अब हम सबको चाहिए स्वतंत्रता। हिंदी में देखो वर्ड स्वतंत्रता ही लिखा हुआ है, हिंदी में क्या शब्द लिखा हुआ है, स्वतंत्रता। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, इंग्लिश में स्वतंत्रता का इंग्लिश क्या होता है, अपन जब कभी सुनते हैं स्वतंत्रता तो हम कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन फ्रीडम का एक सिनोनियम है और उसको सिनोनियम को कहते हैं लिबर्टी। तो यहाँ पे आपके फ्रीडम वर्ड यूज़ ना करके क्या वर्ड यूज़ किया गया, लिबर्टी वर्ड यूज़ किया। अब आइए हिंदी वाले, इसमें भी देखो 5 वर्ड याद कैसे करने हैं। जब भी हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी वो हमें एक चीज़ कहते हैं, हर वक्त मत बोला करो, अगर कुछ बोलना है तो सोच समझ के बोलो। क्या बोलते हैं वो अपन को, वो कहते हैं अपन को सोच समझ के बोलो, है ना, तोल मोल के बोल, ताकि झगड़े नहीं हो, राइट। अब देखो यहाँ पर भी है, सबसे पहले देखो विचार, पहले आप थॉट करें, सोचे देन बोले, एक्सप्रेस करें। तो पहले थॉट करें देन एक्सप्रेस करें। आप इतना बढ़िया बोले कि लोग आप पर विश्वास करें। देखो जो अच्छी बात बोलता है लोग भरोसा करते हैं, और देखो नेता लोग, जो नेता अच्छा बोलता है उसको वोट भी देते हैं क्योंकि उसने अच्छा बोला। तो पहले विचार करें देन अभिव्यक्त करें, ताकि लोग तुम पर विश्वास करें और तुम्हारे धर्म की उपासना करें। किसकी करें, तुम्हारे धर्म की उपासना करें। तो 5 वर्ड, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता मिले। तो देखिए हिंदी वाले, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले। इंग्लिश वाले, लिबर्टी ऑफ, सबसे पहले थॉट देन आप एक्सप्रेस करें, ताकि लोग आप पर बिलीव करें, आपकी बात पर फेथ करें, और फेथ करके आपकी क्या करें, वर्शिप करें। तो अपन देखते हैं ना, कई बार हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा आता है जो हमें लगता है बस वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप एक दिन उसके ना क्या कहते हैं, वर्शिप करने लगते हैं। ये जो कहेगा लौक की लकीरें, ये जो कहेगा सोने की लकीरें। क्यों, अब भगवान तो है नहीं वो इंसान, लेकिन उसकी बातों पे आपको इतना भरोसा आता है, उस पर आप इतना बिलीव करते, इतना फेथ करते हैं कि आप आंख बंद करके उसकी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, उसके गुणगान करते हैं, या वर्शिप तो गुणगान करते हैं। तो फिर कई बार आपके घर वाले कहते हैं इसने इस पर कोई जादू कर रखा है,
होता ना, जो आपसे ज़्यादा प्यार से बात करता है उनका अटैचमेंट होता है। तो बाकी लोग क्या करते हैं, इसने कोई जादू तो नहीं कर रखा है, जब देखो इसके फेवर में बोलता है, जब देखो इसके पक्ष पे रहता है। तो ये क्यों हुआ, आपने उसकी वर्शिप क्यों की? क्योंकि उसने क्या किया, उसने थॉट किया, फिर एक्सप्रेस किया, ऐसी बातें बोली जिस पर आपको बिलीव हुआ, आपको फेथ हुआ और आपके पास तक लग गए। तो कितना ईजी है याद करना। तो फिर से चलते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंडित लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे। अब देखिए एक चीज़ और नोट की, सुनील सर, मैंने एक एक लाइन पार करती गई और वापस स्टार्टिंग से बोला। तो अभी तक स्टार्टिंग वाला मैं 4 बार बोल चुकी हूँ। यानी आपको कभी भी कोई भी सेक्शन याद करना है, आपको कभी भी कोई भी चीज़ याद करनी है, आप उसको याद करते उस लाइन को, पहली लाइन बढ़ के दूसरी की, वापस पहले पे जाओ, फिर तीसरी पे पहले पे जाओ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपको कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन याद करना है। अपने फंडामेंटल ड्यूटी आई थी भी छत्तीसगढ़ में, हाईगढ़ जुडिशरी का एग्जाम दिया था मैंने, तो उसमें कितने पॉइंट है, 11 पॉइंट है। तो जब पहला पॉइंट पढ़ के दूसरा पढ़ते ना, फिर वापस पहला दूसरा दोनों पढ़ के फिर तीसरा पढ़ो, फिर चौथे पे जाओ तो पहला दूसरा तीसरा पढ़ के फिर चौथे में जाओ, फिर वापस चारों पढ़ के फिर 5वें। आप खुद कहोगे अरे मैडम मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने याद कर लिया। क्योंकि क्या ना, जितनी बार आप रिविजन करेंगे उतना याद हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अपन। अब देखो आपको मैंने जस्टिस दे दिया, मैंने आपको लिबर्टी दे दी। अब आप क्या चाहते हो, मुझे इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए। इस इक्वालिटी की बात करें तो यूपी एपीओ की इक्वालिटी देखी, सीट्स देखी, जनरल वालों को तो पता नहीं क्या ही दे दिया। तो कहता है आपको इक्वालिटी कब मिलेगी, जब यू हैव ए स्टेटस। अगर स्टेटस होगा तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो देखो हिंदी में कहते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। अब देखो ये जो क्षमता है ना, हम हिंदी वाले पता क्या बोलते हैं, हम हिंदी वाले बोलते हैं क्षमता को क्या बोलते हैं, समानता। हम हिंदी वाले क्या बोलते हैं, समानता। अपन कहते हैं मुझे समानता का अधिकार है। वो जो समानता शब्द है ना, लॉ में समता शब्द है। तो लॉ में ऐसे हिंदी में बहुत सारी प्रॉब्लम है। जैसे अपन बोलते हैं सहमति, मैंने उसमें सहमति दे दी, सहमति मतलब कंसेंट। लॉ में इसका वर्ड क्या यूज़ किया पता है, सम्मति। तो लॉ में कुछ चीज़ें चेंज है। जैसे अपन कहते हैं मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया, यानी प्रस्ताव दिया। लॉ में प्रस्ताव नहीं होते, लॉ में लॉ का वर्ड होता है प्रस्थापना ना। अपन कहते हैं मैंने तेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, हिंदी बहुत खतरनाक है इसमें। तो मैंने कहा मैंने स्वीकृति दे दी। लॉ कहता है दिस इज नॉट प्रपोज एडमिशन, क्या एक्सेप्टेंस इज नॉट अ स्वीकृति, प्रतिग्रहण। ये लॉ का शब्द है। तो लॉ थोड़ा सा क्लिष्ट होता है। ये लॉ का शब्द है, ये लॉ का शब्द है, ये लॉ का शब्द है, ठीक है। और समता ये लॉ का शब्द है। तो कभी कंफ्यूज मत होना, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। तो क्या मिला, मुझे प्रतिष्ठा और अवसर की समता दो। पहले मुझे स्टेटस दो और फिर मुझे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। हिंदी इंग्लिश वाले आपके लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अपन कहते हैं ना स्टेटस होगा तो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसलिए हमेशा आपसे क्या कहते हैं, अपने स्टेटस को मेंटेन करो, ताकि क्या होगा, भविष्य में आपको क्या मिलनी शुरू हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी मिलनी होगी। तो अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब आपका स्टेटस होता है। इसलिए हर इंसान क्या करता है, अपना स्टेटस बनाने की कोशिश करता है ताकि उसको अवसर। लेकिन अब जमाने बदल गए हैं, प्रैक्टिकली पैसा है तो अपॉर्चुनिटी है। अब स्टेटस से मैंडेटरी नहीं है। 2025 में जी रहे हैं तो चीज़ें बहुत सारी बदल गई हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं आपका बोलता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। खत्म। आगे वापस चलते हैं। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल ए सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। खत्म। अब आता है ये सब क्या करना है, हम सबको मुझे दे दीजिए प्राप्त कराने के लिए। तो आगे कहता है प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में, प्राप्त कराने के लिए फिर किन के बीच में, हम नागरिकों के बीच में। तो प्राप्त कराने के लिए उन सब के बीच में। तो कहता है एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। किसके बारे में बात करता है, देखिए हिंदी वाले, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हम सब की क्या है, डिग्निटी है ना। तो जब भी कोई अपनी डिग्निटी पे डैमेज करता है, क्या करते हैं, डिफेमेशन का केस ठोकते ना। तो ये कहता है कि भैया ये सब क्यों चाहिए, क्योंकि इंडिया में रहने वाले हर इंडिविजुअल की अपनी एक डिग्निटी होती है। तो एक तो उसकी डिग्निटी बनानी है। फिर हम कहाँ रहते हैं, भारत राज्य में। भारत राज्य कैसा है, कह रहा है एकता में अखंडता भारत, यही हमारे भारत की विशेषता। तो ये कहता है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए हमारे बीच भाईचारा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भांति भांति के लोग रहते हैं ना, भारत विभिन्न धर्मों को मानता है या विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। तो इन सब में बंधुता, इन दोस्ती, रिश्तेदारी, नातेदारी होना जरूरी है, स्नेह, प्रेम होना जरूरी है। तो फिर से देखिए व्यक्ति की गरिमा
और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के वाली बंधुता बढ़ाने के लिए फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इन सब के लिए हम आज एक होते हैं और हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो आगे कहता है दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज मतलब 26 नवंबर 1949, इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है पता है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इसको बनाया गया था। इसलिए हमेशा बोलते हैं 26 नवंबर जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे माना जाता है। और मेरी भी डेस्टिनी देखो, मेरा सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस जिस दिन मैंने को ओपन किया था उस दिन मुझे नहीं पता था 26 नवंबर जो है 2016 में ओपन किया था, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे आता है ही नहीं। जब हमने फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई तो पता चलो ओ ये कॉन्स्टिट्यूशन डे पे है, यानी ऊपर वाले को जब आपके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है खुद ही कर लेता है। अब तो जब भी हम ईयरली सेलिब्रेट करते हैं तो फिर हमारे बलून भी वही लगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के अकॉर्डिंग ही लगने लग गए। तो क्या कहा, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को, आप सुनिए हिंदी मीडियम वाले, ये जो लिखा ना मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये आप याद करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा। एग्जाम में जब हमारा आता है ये लिखोगे तो भी नंबर नहीं एक्स्ट्रा मिलते हैं और नहीं लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब इंग्लिश और हिंदी दोनों में कुछ भी वेरिएशन होता है तो इंग्लिश प्रिवेल करती है। तो इंग्लिश वाले बच्चे तो ये लाइन लिखेंगे नहीं क्योंकि इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं, तो अपन इसको छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। याद हो जाए तो वेरी गुड, नहीं हुए तो अपन छोड़ सकते हैं, ठीक है। को एतद द्वारा इस संविधान को क्या करता है, 3 वर्ड फिर से ध्यान रखना, जो बाकी जो जैसे छत्तीसगढ़ में प्री नहीं होता है लेकिन एमपी में प्री होता है और एमपी में क्वेश्चन कई बार आया हुआ एमपी एडीजे के अंदर। ये जो लाइनिंग है ना, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रीत करते हैं, ये आगे पीछे कर देते हैं और बोलते हैं इनमें से कौन सी जो है जो इनका क्रम वो सही है, कौन सी सीरीज सही है, ये ऐसे साल दे देते हैं। तो क्या कहते हैं, एतद द्वारा इस संविधान को सबसे पहले इकट्ठा करो, अंगीकृत करो, फिर इसको अधिनियम बनाओ, अधिनियमित करो और फिर इसको अपने अंदर समाहित कर लो। तो पहले सबसे पहले इकट्ठा करते हैं तो अंगीकृत करना, फिर इसको सेटल डाउन करो मतलब अधिनियम में तो अधिनियमित करते हैं और फिर अपने अंदर आत्माप्रीत। तो याद हो जाएगा, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्माप्रीत करते हैं। इंग्लिश वाले आपके पास आता है, इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ द नवंबर 1949 डू हियर बाय। सबसे पहले मैं अडॉप्ट करूँ आपको, मैंने आपको अडॉप्ट कर लिया, फिर मैंने आपको एनेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे आपको जमाना पड़ेगा, एनेक्ट किया और देन गिव टू आवर सेल्फ अपने नाम में समाहित कर लिया। तो अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे तोड़ तोड़ के याद करोगे ना सुनील सर, तो परसों आप बिना देखा देख सुनाओगे। लेकिन एक शर्त है, आज आपको ये 3 बार रिवाइज करनी है और लिखनी है, फिर कल सुबह भी आपको 3 बार रिवाइज करनी लिखनी है, परसों आप मेरी गारंटी के साथ क्लास से बिना देखा देख सुना दोगे। तो कर लोगे आप याद? सर को पूछ रही हो, तुझे तो याद है पक्का? तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, ये संदीप, क्या बेटा आपको ऑलरेडी याद है? ये पहले आपने याद की थी? Yes, ma'am. बोल सकते हो बिना देखा देख कभी? Yes, ma'am. बोलो। With the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, beliefs, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. From last line thoda In our constituent assembly, the 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. कोई नहीं, वो अभी 2 जैसा सुनील सर को भी बताया ना वैसा आपको भी करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रियम्बल, तो सबसे पहले हमें प्रियम्बल याद रखना है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। उससे पहले एक दूसरा सवाल करते हैं, प्रियम्बल में अब तक कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है? तो लिखो, प्रियम्बल में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और वो कब हुआ? 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। देखो, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक हमारे पास जो है इस प्रियम्बल में एक ही अमेंडमेंट हुआ है। उस एक अमेंडमेंट से यहाँ पर 3 वर्ड जोड़े गए थे। क्या किया गया था? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? लिखो इंग्लिश वाले, सोशलिस्ट, सेक्युलर,
सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। हिंदी वाले आप 3 शब्द लिखिए, समाजवादी, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष, और तीसरा आपका जोड़ा गया अखंडता। तो याद रखना 3 शब्द हमारे जोड़े गए हैं अब तक। इसको लेके अभी भी झगड़े हो रहे हैं कि इनको वापस हटाया जाए, इसलिए इन दोनों को हटाया जाए, पंथ निरपेक्षता को हटाया जाए, हिंदू देश को हिंदू देश बनाया जाए, लाइक ऐसे रोज़ कमेंट आते रहते हैं, रोज़ इनके ऊपर चर्चाएं होती रहती है। बट फिलहाल हमारे लिए 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर 3 शब्द जोड़े गए, और वो 3 कौन कौन से हैं? वो 3 है, पहला आपके पास आता है आपका समाजवादी, सोशलिस्ट, दूसरा पंथ निरपेक्षता, सेक्युलर, एंड तीसरा आता है आपके पास इंटीग्रिटी, यानी आपकी आती अखंडता। ठीक है, इसका मतलब इससे हमें पता चलता है कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इट्स मीन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो लिखो प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, इट्स मीन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। किस केस में कहा गया कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? केस का नाम लिखिए, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस में कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल का पार्ट है, और सो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। बट बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसे एक चीज़ समझ में आई आपको? क्या समझ में आई? कि बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा कौन से केस से आया? केशवानंद भारती। किस केस में कहा कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है? केशवानंद भारती। और कौन सा केस कहता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? केशवानंद भारती। यानी एक केशवानंद भारती में 3 फाइंडिंग है। लिखो, नंबर 1 केशवानंद भारती के केस की पहली फाइंडिंग, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नंबर 2 प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। नंबर 2 प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। और नंबर 3 कहता है आप प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंडमेंट कीजिए, बट उनके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। मैंने तभी सिर्फ 3 फाइंडिंग बताई क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में इतनी सारी फाइंडिंग है, इतनी सारी फाइंडिंग, आपको लगेगा आधा मैट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी पे चल रहा है। तो एक केस में एक से अधिक फाइंडिंग मिल सकती है। कभी कभी केस सिर्फ एक ही फाइंडिंग की बात करता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बहुत सारी फाइंडिंग आपको मिल सकती है। ठीक है, आ गया आपके पास। तो अब आपको याद है मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट डू मीन प्रियम्बल, आपने प्रियम्बल लिख दी। अब तक क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? तो अब इसको 2 भागों में डिवाइड कीजिए। क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं? एक में लिखो नो, एक में लिखो यस। नो किस में कहा? केस का नेम लिखो, एनरी बेरुबारी, एनरी बेरुबारी केस 1960, एनरी बेरुबारी केस 1960। इस केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इस केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सिर्फ ये एक ही केस है बेटा जिसमें कहा गया प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, और ये हर चेक करने वाले को भी ये बात पता होती है। तो केस हमेशा वो लिखो जो कि एग्जामिनर को भी पता हो। ऐसा तो आप कुछ भी लिख दो, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस उर्मिला राठी, उससे क्या हो जाएगा?
क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना उसको सब पता होता है। इसलिए कई बार आपको कहता है केसेस लिखना, केसेस, तो केसेस हमेशा लीडिंग जजमेंट लिखने होते हैं जो अति फेमस होते हैं और जिनको हर एक कानून के अंदर बार बार कोड किया जाता है, वही केसेस यूज़ करने होते हैं अपन को। ठीक है, चलिए, तो पहला केस आया आपके पास इंड्रू बेरुवारी का केस, और इस केस में कहा गया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब आता है किस केस में कहा गया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। टोटल अपन लिखेंगे 3 केस। पहला केस वही हमारा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। अब देखो, आप कहते हैं मैम केस कैसे याद करूं? अभी मैं इस केस को 2 बार लिख दिया और ये कई बार आएगा, आर्टिकल 31A भी आएगा, तो जब आप बार बार एक ही केस को कई देखोगे वो वैसे याद हो जाएगा। और एग्जाम में वैसे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप आराम से एग्जाम में क्या कर सकते हैं, केस लो याद भी कर सकते हो और केस लो आप लिख भी सकते हो, दोनों ही आपके द्वारा किया जा सकता है। तो क्या कहता है आपके पास, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में कहा गया है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर आता है अपने पास दूसरा केस SR वोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR वोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। SR वोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। हिंदी वाले देखो, इस केस में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना, इसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है, केवल भाग ही नहीं है, अभिन्न भाग है। कैसा भाग है? अभिन्न भाग है। यानी इन्होंने तो सिर्फ इतना सा पूछा कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो केशवानंद ने कहा है, और हमारा SR वोम्बई में कहता है अरे भैया इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न भाग है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। तीसरा केस अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। इस केस में कहा गया कि, इसमें भी यही कहा, पहले हिंदी वाले, इस केस में भी कहा उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न भाग है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों केसों ने कहा कि इंटीग्रल पार्ट है और इसने का पार्ट है। अब जब एग्जाम में आएगा तो पहले आप प्रियम्बल लिखना, फिर उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना कि पार्ट है या नहीं, एक में यस एक में नो, फिर नो वाले के केस लिखना, फिर यस वाले के केस लिखना, और सब में 2-2 लाइन लिखना, इस केस में ये का, इस केस में ये का, इस केस में ये का। कोई आपका नंबर काट ही नहीं सकता, उसको आपको 5 में से 5 देना ही पड़ेगा। फिर आप चाहे तो एक और चीज़ लिख सकते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्बल। क्या कर सकते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्बल। टाइटल लगाओ हिंदी वाले, क्योंकि अपन को मेन का एग्जाम में सवाल लिखना है तो बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम अपने दिमाग से। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्बल, हिंदी वाले प्रियम्बल के आवश्यक तत्व, प्रियम्बल के आवश्यक तत्व। नंबर 1 लिखो, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहला तत्व क्या है? पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरा वो 5 वर्ड कौन से? हिंदी वाले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इंग्लिश वाले सोवेरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, क्योंकि सेकंड एसेंशियल एलिमेंट्स है। तो पहला गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरे में लिखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य लिख दिया। इंग्लिश वाले सोवेरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमारी दूसरी एसेंशियल एलिमेंट्स है। तीसरा जस्टिस, तीसरा पॉइंट जस्टिस। 3 तरह की है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हिंदी वाले आप लिखेंगे न्याय। अब देखो हिंदी वाले कैसे लिखना है अपन को।
जब आप क्योंकि अपने एसेंशियल एलिमेंट्स लिख रहे हैं, पहला लिख दिया, दूसरा लिख दिया, ठीक है। जो तीसरा है उसको कैसे लिखना है, अब यहाँ पे लिखोगे आप न्याय, ठीक है, फिर एरो करके ऐसे 3, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। यहाँ पे लिखोगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ पे आप लिखोगे स्वतंत्रता, लिबर्टी। इंग्लिश वाला आपको भी ऐसे लिखना, फिर ये 5 पॉइंट ऐसे की पॉइंट में, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। वो आपसे ये नहीं चाहते कि जैसा डायरेक्ट है वैसा छापो, नहीं। इससे अपन कॉलेज में याद है आपने हमेशा डायग्राम बना बना के सवाल के आंसर लिखे हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे बना बना के, फिर यहाँ पे 5 पॉइंट आ जाएंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, थॉट, एक्सप्रेस, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। फिर आता है 5वें एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, समता, इक्वालिटी, किस किस की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। हिंदी वाले आप क्या आ जाएगा, प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक है। फिर आता 6 में आ जाएगा आपके पास हिंदी वाले, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सब मैंडेटरी है प्रियम्बल में। हिंदी इंग्लिश वाले आप क्या आ जाएगा एसेंशियल के अंदर, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपके पास 7, और 7 पॉइंट क्या बन जाएगा, वो ही आपका 3 वर्ड, अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स, अडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स। हिंदी वाले अपने क्या बन जाएगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रेत, अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्माप्रेत। क्योंकि ये क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है, ये सब अगर प्रियम्बल में होगा तभी प्रियम्बल कंप्लीट बनेगी, नहीं तो नहीं। तो एग्जाम में आया सबसे पहले आपको सिंपल प्रियम्बल लिखना है, लिख लिया, पार्ट है या नहीं वो बता दिया, उनके केसेस लिखने हैं, लिख दिया। अब आपको लगता है मैडम एक ही पेज भरा, 5 नंबर का सवाल है, मन नहीं मानता, तो डालो एसेंशियल एलिमेंट्स और डाल के लिखा, ये लो एक पेज और भर गया। 5 नंबर का क्वेश्चन इतना लिखना, 2 पेज में ही लिखना होता है, इससे ज़्यादा ना तो आपके पास स्पीड नहीं होगी ना, इतनी स्पीड कहाँ से लाओगे। यहाँ तक सुनील से आपको कोई सवाल है तो पूछो, फिर आपको कुछ और चीज़ें सिखाती हूँ। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक आपका? हाँ ये न्याय, ये स्वतंत्रता। देखो फर्स्ट हम भारत के लोग, ठीक है, और सेकंड में आ जाएगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे मैडम 6 के अंदर आप क्या आ गया, वो वाला व्यक्ति की गरिमा। मैंने बोला था, आपने लिखा नहीं क्या, मैंने 3 बार बोला आपके लिए। जो मैं रिपीट करती हूँ आप ही के लिए, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, मैं जो बार बार रिपीट कर रही हूँ वो आप ही के लिए कर रही हूँ मैं। एवं राष्ट्र की एकता तथा अखंडता, और 7 हो जाएगा आपका पास अंगीकृत, अधिनियमित एवं अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित, आत्मा को अर्पित, आत्मार्पित कह ना, आत्मा को अर्पण दे दो, आत्मार्पित। अभी आपका पूरा क्वेश्चन बन गया। तो आज मुझे आप क्वेश्चन पूरा लिखकर भेजोगे वापस, ताकि मैं देखूं कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है क्या? आज इसको भी ना क्लास के बाद मुझे लिखकर भेजना, पूरा ऊपर क्वेश्चन लिखना, वो प्रियम्बल से आप क्या समझते हैं, क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो ये लिख के फिर उसका आंसर लिख के भेजो, तो मैं देखूं कि आपको कितना, फिर गलत होगा तो फिर मैं वापस यहाँ से लिख के भेजूंगी कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए, अब प्रियम्बल में आपने 5 बड़े बड़े वर्ड देखे, क्या देखे? 5 बड़े बड़े शब्द। ये शब्द क्या है भाई, इन शब्दों का अर्थ क्या है? पहला वर्ड आता है आपके पास सोवरेन,
हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग दो जगह काम आती है, एक तो आपके प्री के एग्ज़ाम में और एक आपके इंटरव्यू में। हाँ, कभी कभी किसी एग्ज़ाम में मेन में भी आ जाता है, अब नहीं आते, पहले आते थे एक ज़माने में। अब तो ये क्योंकि आईएएस के एग्ज़ाम में आता है, जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें आते हैं अब, है ना, तो पूछ लेते हैं इनको भी नहीं, तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं या प्री में। तो पहला वर्ड आता है सोवरेन से आप क्या समझते हैं, सोवरेन का क्या मतलब है, देखो इट्स मीन अब इंडिया पर कोई तरह का कंट्रोल नहीं है, बाहरी कंट्रोल नहीं है। हिंदी वाले लिखो, सोवरेन मीन्स भारत अब बाहरी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त है। भारत अब बाहरी नियंत्रण से पूर्ण रूप से मुक्त है। इट्स मीन इंडिया पर अब आउटसाइडर कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बात करती हूँ 15 अगस्त 1947 की, तो 15 अगस्त 1947 और उससे पहले इंडिया पर अंग्रेजों का राज था, उससे कई साल पहले मुगलों का राज था, यानी इंडिया हमेशा किसी न किसी के कंट्रोल में रहा। तो जब कंट्रोल ख़त्म हो गया तो ये खुद अपने आप एक स्टेट बन गया। क्योंकि अब इंटरनेशनल लॉ पढ़ना, तो स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहली कंडीशन होती है आपकी जनता, आपके पास टेरिटरी, पहले आपके पास टेरिटरी हो, क्षेत्राधिकार हो, फिर आपके पास जनसंख्या हो, और साथ में आपकी खुद की सोवरेनिटी हो, किसी के कंट्रोल में नहीं हो। तो क्या समझ में आए? सोवरेन का मतलब फ्री फ्रॉम कंट्रोल, अदर कंट्रोल। हिंदी वाले, सोवरेन का मतलब संप्रभुता, मतलब भारत अब एक स्वतंत्र राज्य है, इस पर कोई तरह का बाहरी नियंत्रण नहीं है। तो लिख दिया आपने सुनील सर? मैं जो बोलती ना वो अपनी भाषा में लिखते रहा करो आप, ठीक है? ओके, बाकी लोगों ने लिख ही लिया सोवरेन का मतलब, ठीक है। अब आता है आपके पास दूसरा, यानी अब कंट्रोल नहीं है तो अपना खुद का सारा काम कर सकता है। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास समाजवादी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, समाजवादी। अब इसको देख के ऐसा लगता है समाज से जुड़ी हुई कोई बात होगी। इस समाज सबको देख के ये लगता होगा ना समाज होगा, समाज में लोग होंगे, यही देखने को लगता है। यहाँ सोशलिस्ट का मतलब होता है, सोशलिस्ट का मतलब, इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं दी गई। यहाँ सोशलिस्ट का मतलब होता है आर्थिक न्याय में समाजवाद की कल्पना। हिंदी वाले पहले आप लिखो, फिर इंग्लिश वाले आपको समझाती हूँ। सोशलिस्ट का मतलब होता है आर्थिक न्याय में समाजवाद की कल्पना। और दूसरा आता है देश के लोगों के लिए, देश के लोगों को सामाजिक, देश के लोगों को सामाजिक आर्थिक क्रांति, सामाजिक आर्थिक क्रांति के द्वारा खुशहाल बनाने का प्रयत्न करना। पहले इंग्लिश वाला लिखो, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। इंग्लिश वाला आप लिखेंगे। सोशलिस्ट का एक्चुअल में कोई डेफिनेशन डिफाइन नहीं किया गया है, सोशलिस्ट की कोई एक्चुअल में डेफिनेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट्स मीन है इकोनॉमिक जस्टिस में सोशलिस्ट को प्रायोरिटी देना। इट्स मीन इकोनॉमिक जस्टिस में सोशलिस्ट को प्रायोरिटी देना। इट्स मीन जीवन जीने के लिए मनुष्य, मतलब संसार में मनुष्य को जीवन जीने के लिए एकजुट होकर रहना पड़ता है, लेकिन खाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। तो हम कहते हैं हम सामाजिक लोग हैं, हम सामाजिक लोग हैं। जैसे मैं नीचे सोशल एनिमल, वैसे तो धरती पे रहने वाला हर इंसान एनिमल है, बट हम कौन सा एनिमल है? सोशल एनिमल। हम सामाजिक प्राणी, हम समाज में रहते हैं। तो सामाजिक प्राणी को समाज में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। जीने के लिए क्या पड़ेगा? खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो सबके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब होता है कि समाज में रह रहे देश के लोगों के लिए, उनके लिए इकोनॉमिक व्यवस्था करना, दैट इज अ सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में क्या दोनों आता है? सोशलिस्ट में इकोनॉमिक को प्रायोरिटी दी जाती है समाज को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट इंग्लिश वाला आपका बनेगा। इकोनॉमिक जस्टिस में सोशलिस्ट की
इमेजिनेशन करना, और नंबर 2 इंडिया की पीपल को सोशल इकोनॉमिक क्रांति के द्वारा उनको उनके सोर्सेज प्रोवाइड करना। तो देखो सोशलिस्ट का मतलब होता है इकोनॉमिक सोर्सेज को प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो अपन जब भी सोशलिस्ट वर्ड पढ़ते हैं हमें क्या लगता है, समाज होंगे, समाज में लोग होंगे। तो यहाँ पे सोशलिस्ट डिनोट करती हैं इकोनॉमी को, कि समाज में रहने वाले सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल सोर्सेज दिए जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। सेम ये भावना हम कहाँ पढ़ेंगे, आर्टिकल 39 में। कहाँ पढ़ेंगे, DPSP में आर्टिकल 39 में भी पढ़ेंगे। ओके, तो क्लियर, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो मुझसे सोशलिस्ट पे। सोवरेन क्लियर हो गया, सोवरेन का मतलब होता है बाहरी कंट्रोल नहीं। और सोशलिस्ट का एक लाइन में आता है सामाजिक आर्थिक क्रांति को लाकर सबको समानता देना, सोशल इकोनॉमिक क्रांति को लाकर सब में इक्वालिटी देना, ठीक है। आगे चलते, तीसरा वर्ड सेक्युलर। ये तो बचपन से हम सबको आता है। बताओ सुनील सर, पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है? ये तो हम सबको पता है। इसकी एक लाइन है जो आपने स्कूल में भी सीखी थी, बताओ। जब आप स्कूल में पढ़ते थे ना, तो आप ये हमेशा बोलते थे, क्या था बताओ, पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब है? एक लाइन थी जो बचपन से हम बोलते आ रहे हैं, और आपको पता भी। अभी मैं बोलूंगी तो आपको याद आ जाएगा। बताओ। भारत का कोई एक धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों को मान्यता देता है। याद आया? ये अपने स्कूल में सिखा था सर, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में, 5th 6th 7 में। इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, इंडिया सभी धर्मों को मानता है। जैसे फॉरेन कंट्रीज होती है तो कोई मुस्लिम कंट्री है, कोई ईसाई कंट्री है, बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ सभी धर्मों को। तो एक लाइन में लिखो, इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है। इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, इंडिया सभी धर्मों को मानता है। इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया सभी रिलीजन का रेस्पेक्ट करता है, इंडिया सभी धर्मों को मानता है, सभी धर्मों को मानता है। आगे आते हैं, हमारे पास अगला वर्ड है, ये सबसे बेस्ट है। इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं, वो सभी रिलीजन को रेस्पेक्ट करता है। नंबर 4 पे चलते हैं। 4 है आपका डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक। ये भी सर, सुनील सर, ये भी आपने स्कूल में सुन रखा है, बताओ क्या है? यस, बिल्कुल सही जवाब। लिखो, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। और ये नंबर 5, पांचवा भी आपको पता है, 5th भी पता है आपको। इस 5th की वजह से तो अपने पंगे हो रहे हैं, बाकी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए गणराज्य, क्योंकि यहाँ पे फिर देखो, एक होती राजा और एक होती प्रजा। राजा खुद भूखा मर सकता है, पर अपनी प्रजा को कभी भूखा नहीं मरने देता है। ये राजा की क्वालिटी है। इसलिए हमेशा देश शासन राजा करना चाहिए, क्योंकि राजा, तभी तो राजा बनता है ना, क्योंकि राजा आदमी है, मतलब दिल का बहुत अच्छा आदमी है, दूसरों के लिए जीता है। अब अपने यहाँ तो राजा रहा नहीं, तो यहाँ पे चलती तानाशाही। पहले राजा दुनिया के लिए जीते थे, आज हम लोग इलेक्शन करते हैं तो वो अपने अपने लिए जी रहे, क्या कर सकते हैं। तो गणराज्य का मतलब, इंडिया के अंदर वंशानुगत शासन नहीं होता है, यहाँ का हेड इलेक्ट करता है। देखो, इंडिया के अंदर शासन वंशानुगत रीति से नहीं होता है, राजा, राजा का बेटा, उसका बेटा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे राजा रानी का प्रतिनिधि, यहाँ पर जो हेड होता है, यहाँ पे जो हेड होता है वो, यहाँ पे जो हेड होता है वो इलेक्ट किया जाता है। तो लिख दीजिए इंग्लिश वाले, इंडिया का कोई एक किंग नहीं होता है, कोई किंग नहीं होता है यहाँ पर, इंडिया का कोई किंग नहीं होता है। यहाँ पर हेड जो है इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किया जाता है,
इलेक्ट किया जाता है। ओके, तो आपको सारे के सारे पांचों, अब इन पांचों के अंदर आपको लगता है कि नहीं मैडम मुझे और थोड़ा सुंदर तरीके से पढ़ना है, तो एक बुक आती है मार्केट में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और वो बुक है आपका जैन पांडे। तो ला सकते हो, है बहुत मोटी, मैं तो पढ़ती रहती हूँ, अब तो टाइम ही नहीं मिलता, अब तो चलो सब रट लिया मैंने, बट हाँ एक ज़माने में मैंने भी इसको पढ़ा, और मैं तो हर 2 साल बाद में इसको नई भी लाती हूँ, इसको दे देती हूँ पुरानी वाली को, नई ले आती हूँ, क्योंकि आए दिन इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो देखो कितनी बार पढ़ के से फट जाती है। तो अगर कभी लगे ना आपके पास समय है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर पढ़ सकते हैं, थोड़ा समय है, तो आप इस किताब को जरूर लाइएगा। जितना भी मैं पढ़ाऊंगी, जितने केसेस लिखाऊंगी, उन सब की डिटेल, क्योंकि मैं तो उतने लिखाऊंगी कि एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो आप ये बुक ला सकते हैं। यहाँ तक जो भी अपन ने पढ़ा, सुनील सर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी अगर वर्ड्स आपका लिखना छूट गया है तो वापस पूछ सकते हैं मेरे को। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे, अभी डायरेक्ट नहीं पढ़ते क्योंकि अभी इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे कि ये फेडरलिज्म, फेडरल है कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर यूनिटरी हैं या क्वाजी फेडरल है। तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत एक्स्ट्रा बातें पढ़ेंगे क्योंकि वो सब डायरेक्ट में नहीं होती, उसके बाद हम डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो आप रोज साथ में नोट्स बनाना है, कहीं छूट जाए तो इस वीडियो को आपको दोबारा देखना है ताकि आपका उसी दिन वापस रिवीजन हो जाए। अपना टारगेट करो कि मैडम ने जो सुबह पढ़ाया मुझे शाम तक एक बार वीडियो देख के वापस अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। आपने 1 महीना ऐसा कर लिया ना सर, फिर आप यूज्ड हो जाओगे पढ़ाई के। फिर भी आपको कभी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए।